आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। आज सुनिए इस धारावाहिक की 7वीं कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। श्रोताओं, पिछली कड़ी में जैसा कि हमने बताया कि गांधी जी ने किस तरह अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत के बल पर सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे में समझौता करा दिया, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध भी अपनी लड़ाई की शुरुआत कर ही दी थी। उसी समय सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासियों, खासकर हिंदुस्तानियों को लेकर वहां के कानून और नियमों को पढ़ा और जाना कि वो इनको क्या क्या अधिकार देता है। उन्होंने पाया कि व्यवहारिक स्तर पर हिंदुस्तानियों को उन ढेर सारी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जिनका वहां के कानून में कोई उल्लेख नहीं है। अपनी इस लड़ाई में उन्होंने वहां के कानून को भी अपना साथी और हथियार बनाया। गांधी जी ने विचार किया कि शुरुआत यहां से करनी चाहिए कि सबसे पहले वहां के नियम और कानून का सहारा लेकर वहां के प्रशासन और न्याय व्यवस्था से हिंदुस्तानियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लिखा पढ़त शुरू की जाए। सार्वजनिक विरोध तो बात की बात है। इसी क्रम में गांधी जी ने प्रिटोरिया में रह रहे हिंदुस्तानियों से संपर्क की शुरुआत की। इस काम में गांधी जी की मदद की सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद ने। प्रिटोरिया में सेठ तैयब का वही प्रभाव था जो नेटौल में सेठ अब्दुल्ला का था। गांधी जी की कोशिश और सेठ तैयब की मदद की बदौलत हाजी जूसफ के यहां हिंदुस्तानियों की एक सभा आयोजित की गई। इस सभा को मुख्य रूप से गांधी जी ने और उनके साथ साथ सेठ तैयब ने भी संबोधित किया। सभा में कुछ ऐसे अति निराश लोग भी थे जो वहां की जिल्लत भरी जिंदगी को अपनी नियति मान बैठे थे और अब उन्हें इससे कोई शिकायत भी नहीं रह गई थी। लेकिन बाहुल्य ऐसे लोगों का था जो किसी भी तरह इस अमानवीयता से मुक्ति चाहते थे। गांधी जी ने जब इस सभा को संबोधित किया तो उन्हें लगा कि कोई है जो हमारी बात करने के लिए तैयार है और हमारे लिए संघर्ष करने को तैयार है। सभा कामयाब रही। गांधी जी ने विचार दिया कि एक संगठन बनाकर निवेदन पत्रों के माध्यम से हिंदुस्तानियों की परेशानियां और शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखी जाएंगी। इसके लिए जितना भी समय संभव होगा वे बिना किसी अपेक्षा के सहर्ष देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तानियों के साथ एक और समस्या थी, वो ये कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो थे भी उनका अंग्रेजी का ज्ञान शून्य था। इसलिए गांधी जी ने उन लोगों को अंग्रेजी सिखानी शुरू की। कुछ लोगों ने यहां तक सीख भी ली कि वे अंग्रेजी में पत्र व्यवहार कर सकते थे और कागजात वगैरह पढ़ सकते थे। यहां पर एक और व्यक्ति का गांधी जी को साथ मिला। उसका नाम था मिस्टर जैकॉब्स डिबेट। जैकॉब्स प्रिटोरिया में ब्रिटिश एजेंट थे और उनकी हिंदुस्तानियों के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने गांधी जी को हिंदुस्तानियों के बारे में हुए पत्र व्यवहार संबंधी कई कागज भी पढ़ने को दिए। गांधी जी ने उनका अध्ययन किया। इससे उन्हें ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में मदद मिली। ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के शेष भागों के मुकाबले ज्यादा ही खराब थी। ऑरेंज फ्री स्टेट में तो 1888 के आसपास एक कानून बनाकर
हिंदुस्तानियों के सब हक छीन लिए गए थे। यहाँ हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ होटल में वेटर के रूप में काम करने या ऐसी कोई दूसरी मजदूरी जैसा काम करने की गुंजाइश ही छोड़ी गई थी। जो व्यापारी हिंदुस्तानी थे उन्हें नाम मात्र का मुआवजा देकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। हिंदुस्तानी व्यापारियों ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई, लेकिन उसे नहीं सुना गया। इसी तरह ट्रांसवाल में सन 1885-86 में एक कड़ा कानून बना, जिसमें प्रत्येक हिंदुस्तानी को राज्य में प्रवेश के लिए 3 पौंड जमा करने आवश्यक थे। उन्हें वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखा गया। राज्य में कुछ ही जगहों पर उन्हें जमीन खरीद सकने का अधिकार था, किंतु व्यवहारिक स्थिति ये थी कि वहां पर भी उन्हें खरीदी गई जमीन पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल पाता था। इसके अलावा काले रंग के लोगों यानी कि हबशियों पर लागू होने वाले ये कुछ कानून भी पुलिस के विवेक के अंतर्गत हिंदुस्तानियों पर थोप दिए गए थे। हिंदुस्तानी पटरी पर यानी कि फुटपाथ पर नहीं चल सकते थे और रात 9 बजे के बाद लिखित अनुमति के बिना बाहर नहीं निकल सकते थे। जैसा कि आपको पता ही है कि गांधी जी की मिस्टर कोट्स के साथ मित्रता थी। वे अक्सर मिस्टर कोट्स के साथ रात को घूमने निकल जाया करते थे। कभी कभी वापस घर पहुंचने में 10 बज जाते थे। मिस्टर कोट्स को यह भय ज्यादा ही सताता था कि कहीं कोई पुलिस वाला गांधी जी को पकड़ न ले। इसलिए मिस्टर कोट्स गांधी जी को परवाना इश्यू करवाने वहां के सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास ले गए। संयोग से गांधी जी और डॉक्टर क्राउजे एक ही इनके बैरिस्टर निकले। उन्हें ये बात कुछ जची नहीं कि 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए गांधी जी को परवाना लेना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखते हुए उन्हें परवाना की जगह अपनी तरफ से एक पत्र लिख दिया। डॉक्टर क्राउजे द्वारा हस्ताक्षरित पत्र एक प्रकार से परवाने का ही सम्मानजनक विकल्प था। डॉक्टर क्राउजे का हस्ताक्षरित पत्र मिल जाने के बाद गांधी जी की मिस्टर कोट्स के साथ देर रात तक घूमने में निश्चिंतता हो गई। गांधी जी हमेशा प्रेसिडेंट स्ट्रीट के रास्ते एक खुले मैदान में घूमने जाया करते थे। इस तरफ प्रेसिडेंट क्रूगर का घर पड़ता था। प्रेसिडेंट के घर के आगे संतरी पहरा देता था। गांधी जी रोजाना उसके सामने ही पटरी से होकर गुजरते थे। वो कुछ बोलता नहीं था। ड्यूटी और शिफ्ट के हिसाब से वे बदलते भी रहते थे। एक बार एक संतरी ने बिना कोई चेतावनी दिए गांधी जी को धक्का मारकर पटरी से नीचे उतार दिया और उन पर लात भी चला दी। मिस्टर कोट्स, जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने कहा कि गांधी, मैंने सब कुछ देखा है और मुझे इसका खेद है। इस संतरी ने कानून के विरुद्ध काम किया है। धक्का देने या लात मारने का अधिकार नहीं है इसे। आप मुकदमा चलाना चाहें तो सोच लें, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। गांधी जी ने कहा, इसमें आपके खेद की कोई बात नहीं है मिस्टर कोट्स। सिपाही बेचारा क्या जाने, उसके लिए तो काले काले सब एक से ही हैं। वो हबशियों को इसी तरह पटरी पर से उतारता होगा, इसलिए उसने मुझे भी धक्का मार दिया। गांधी जी की बात मिस्टर कोट्स को न संतुष्ट कर पाई और न ही शांत। वे उस संतरी की ओर बढ़ गए। संतरी डच था। मिस्टर कोट्स ने जब उसे उसके अनुचित व्यवहार के लिए चेतावनी दी तो वो गांधी जी से माफी मांगने लगा। जब कुछ हिंदुस्तानियों को इस घटना का पता चला तो उन्हें माफी वाली बात पर गर्व का अनुभव हुआ और गांधी जी की लीडरशिप पर भरोसा भी। लीडरशिप पर भरोसा तो ठीक है, लेकिन समस्या थी अब गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रुकने की। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा खत्म हो चुका था। ऐसे में अब उनके पास कोई आधार नहीं बचता था वहां रुकने का। इस बीच गांधी जी प्रिटोरिया से वापस डरबन आ चुके थे और सेठ अब्दुल्ला को हिंदुस्तान वापसी की परिस्थितियों से अवगत भी करा चुके थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी के सम्मान में सिडनहैम में सामूहिक भोज का एक बड़ा और भव्य आयोजन रखा। हिंदुस्तानियों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने गांधी जी के बारे में जितना भी सुन और जान रखा था
उस आधार पर वे गांधी जी से मिलने, उन्हें देखने और बात करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। सेठ अब्दुल्ला ने स्वयं अनेक उत्सुक हिंदुस्तानियों को उनसे मिलवाया। उस आयोजन के दौरान ही गांधी जी ने वहां के एक स्थानीय अखबार में इंडियन फ्रेंचाइज नामक शीर्षक से एक खबर पढ़ी। खबर का आशय ये था कि नेटाल की धारा सभा में इस बात को लेकर विमर्श चल रहा है कि क्यों ना हिंदुस्तानियों से इस धारा सभा के लिए सदस्य चुने जाने का मताधिकार छीन लिया जाए। हालांकि इस विषय पर चल रहे विमर्श और बहस की खबरें वहां के अखबारों में पिछले कई दिनों से आ रही थीं, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहां के किसी भी हिंदुस्तानी को इस बारे में कुछ भी पता न था। उस खबर ने गांधी जी को चिंतित कर दिया। उन्होंने सेठ अब्दुल्ला से अपनी चिंता को साझा किया। सेठ अब्दुल्ला जी, क्या आपने ये खबर पढ़ी? जी, कौन सी खबर? यही कि नेटाल की धारा सभा में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आप हिंदुस्तानियों के वहां पर वोट के अधिकार को खत्म कर दिया जाए। नहीं, मैंने नहीं देखा इसे। लेकिन क्या होगा इससे? आइए, आपके हिंदुस्तानी मेहमानों के बीच चलकर बात करते हैं ये, क्योंकि आप सबसे बराबर का वास्ता है इस खबर का। हाँ, क्यों नहीं। अब वैसे भी आपके नाम से और काम से बहुत अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं यहाँ के लोग। देखिए हजरात, वकील साहब जनाब मोहनदास करमचंद गांधी साहब की आला शख्सियत से तो आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं ही। आप लोग ये भी जानते हैं कि आज का ये अदना सा प्रोग्राम भी आप ही की शान में मुनक्किद किया गया है। आज के अखबार में हमारे आपके मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई खबर शाया हुई है, जिसके बाबत वकील साहब आप सबसे बात करना चाहते हैं। आइए वकील साहब, तशरीफ लाइए और बोलिए। जी देखिए, मैं प्रिटोरिया में भी हिंदुस्तानियों से मिला और आज इस प्रोग्राम के जरिए आप सबसे मिलने का संजोग हुआ है। आप लोग तो एक लंबे अरसे से यहां रह रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व ही यहां आया हूं और इस अल्प समय में ही मैंने देख लिया कि यहां हम हिंदुस्तानियों की दशा अच्छी नहीं है। जब एक इंसान को कम से कम एक इंसान भर का सम्मान भी ना मिले तो कितना मुश्किल होता है जीवन। यह मैंने यहां देखा है। आज के अखबार पर नजर गई तो देखा कि यहां की धारा सभा में एक ऐसे कानून के लिए बहस चल रही है जो आपके नागरिक अधिकारों से जुड़ा है। अगर यह कानून इसी तरह पास हो जाता है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है आप सबके लिए। या अल्लाह, फिर तो कुछ करना होगा वकील साहब। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों का जागरूक रहना भी जरूरी है। अगर समय रहते आपत्ति दर्ज नहीं की गई तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। देखिए वकील साहब, कानून की गहरी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। अखबार भी पढ़ते हैं तो उसमें भी भाव ताव ही समझ पाते हैं। हाँ, बिजनेस पर कोई मुसीबत आ जाए तो समझ आती है, लेकिन उससे भी क्या होता है। ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे बिजनेस की जड़ें उखड़ ही गई ना। बहुत भाग दौड़ की हमने, बहुत लिखा पढ़ी की हमने, लेकिन नतीजा सिफर। हम तो ठहरे अपंग। हमारे आंख कान भी तो ये गोरे वकील ही है आखिर। लेकिन यहां पैदा हुए ढेर सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो पढ़े लिखे भी हैं और अंग्रेजी भी अच्छी जानते हैं, वे कुछ काम नहीं आते। उनसे कोई मदद नहीं मिलती हमें। हमारे से तो ज्यादा ईसाइयत का असर है उन पर। ज्यादातर तो ईसाई भी हो गए हैं। सब यहाँ के गोरे पादरियों के शिकंजे में हैं। ईसाई हो गए हैं तो क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे वो? क्या यही अर्थ है ईसाई धर्म का? देखो भाइयों, आप अपने हिंदुस्तानी पढ़े लिखे युवाओं से बात करो, उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध कराओ। बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं वे आपकी। देखिए, जहां तक उन नौजवान बच्चों से बात करने का सवाल है वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आपसे हमारी ये प्रार्थना थी कि अगर आप यहाँ कुछ समय और रुक जाएं तो हो सकता है हमारी जिंदगियां
बेहतर हो जाए। मैं सेठ अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि वे वकील साहब को कुछ समय के लिए और रोक लें। देखो भाइयों, अब वकील साहब को रोकने का कोई हक नहीं मुझे, और फिर ये कोई फालतू आदमी नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं। इनकी फीस का क्या होगा, ये भी सोचा है आपने? अगर 1 महीने के लिए रोकें वकील साहब को तो कितनी फीस होगी अब्दुल्ला भाई? अब तुम्हारे सामने ही खड़े हैं वकील साहब, खुद ही पूछ लो इनसे। लेकिन चुकाओगे कहां से? हम सब आपस में मिलजुल कर इकट्ठा कर लेंगे। भाई मान गए सेठ अब्दुल्ला जी आपको। स्कूली पढ़ाई भले ही आप कम पढ़े हैं, मगर दुनियादारी और तजुर्बे की पढ़ाई के माहिर हैं आप। बड़ी होशियारी से बचकर निकल गए मेरी फीस के मसले से। अरे ऐसी बात नहीं है वकील साहब, मैं तो इन लोगों में जिम्मेदारी का जज्बा लाने के लिए कह रहा था ऐसा, वरना आपके ख्यालात के मयार से कौन वाकिफ नहीं है यहाँ। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, सार्वजनिक और लोगों की भलाई के काम के एवज कोई फीस नहीं लेता मैं। मेरे स्वभाव का इतना अंदाजा तो अब्दुल्ला भाई को भी है। अगर मैं यहां रुकता हूं तो एक वकील की नहीं बल्कि एक सेवक की हैसियत से रुकूंगा। मैं भले ही कुछ नहीं लूंगा आपसे, लेकिन आपस में पैसा फिर भी इकट्ठा करना होगा आपको, क्योंकि अनेक काम ऐसे होंगे जिनके लिए पैसा चाहिए ही होगा। मसलन अनेक कागज तैयार करने होंगे, जगह जगह तार करने होंगे, आना जाना होगा, अनेक मामलात पर यहां के वकीलों से मशवरा करना होगा, वगैरह वगैरह। खुदा की मेहरबानी है, आप बेफिक्र रहिए। बहुत तादाद है हमारी, जितनी भी दरकार होगी उतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। आप अपने रुकने की मंजूरी दे दीजिए, बस इतनी गुजारिश है आपसे। ठीक है, ठीक है, मैं यहां अभी 1 महीने के लिए रुकता हूं, लेकिन मेरे रुकने की वजह तुम सबके इसरार से ज्यादा वो हौसला है जो मुझे तुम्हारी तरफ से मिल रहा है, और फिर इसमें मेरी दिली इच्छा और ईश्वर की मर्जी भी शामिल है। कहा जा सकता है कि गांधी जी की ओर से ये पहली योजनाबद्ध, सामूहिक, गंभीर और कारगर लड़ाई की शुरुआत थी। नेटौल में सेठ अब्दुल्ला के अलावा हाजी मोहम्मद, जिन्हें लोग हाजी दादा भी कहते थे, हिंदुस्तानियों के अग्रणी नेता थे। अतः हाजी दादा के सभापतित्व में सेठ अब्दुल्ला के आवास पर एक सभा बुलाई गई। इसमें उन हिंदुस्तानी नौजवानों को भी बुलाया गया था जो ईसाई हो गए थे। हाजी दादा के प्रभाव के कारण बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी ईसाई नौजवान उस सभा में आए थे। इनमें से कुछ नौजवान तो दक्षिण अफ्रीका में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम भी कर रहे थे, जैसे मिस्टर पॉल डरबन की अदालत में दोभाषीय थे। मिस्टर सोभान गॉडफ्रे मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे। इसके अलावा सेठ दाऊद मोहम्मद, मोहम्मद कासिम, कमरुद्दीन, सेठ आदम जी, मियां खान, पारसी रुस्तम जी, पारसी माड़ेक जी, जोशी, नरसी राम, ए कोलंदा वेल्लू पिल्ले, सी लच्छी राम, रंगस्वामी पड़ियाची, आदम जीबा वगैरह वगैरह मौजूद रहे थे। उपस्थित संकट के सामने नीच ऊंच, छोटे बड़े, मालिक नौकर, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई, गुजराती मद्रासी, सिंधी आदि भेद समाप्त हो चुके थे। सबकी केवल एक ही मान्यता थी कि वे हिंदुस्तानी हैं और उनका लक्ष्य इस लड़ाई को मिलकर लड़ना है। इन सबको स्वयं सेवक की हैसियत से क्षमता व योग्यतावत जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थीं। इधर दक्षिण अफ्रीकी धारा सभा में बिल दूसरी बार पुनः पेश किया जा चुका था। सरकार का तर्क था कि चूंकि इतने कठोर कानून का भी हिंदुस्तानियों की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है, जो ये साबित करता है कि हिंदुस्तानी समाज आलसी और लापरवाह है। जो समाज अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं, वो देश के हितों को क्या समझेगा।
इसलिए आवश्यक होगा कि ऐसे अयोग्य समाज से मताधिकार तुरंत वापस ले लिया जाए। इसलिए इस सभा में सामूहिक सहमति से फ्रेंचाइज बिल का विरोध करने का निश्चय किया गया था। समस्त कार्यवाही को सेठ अब्दुल्ला के घर से ही संचालित करने का तय हुआ। गांधी जी के रहने की भी व्यवस्था वहीं थी। सेठ अब्दुल्ला का घर एक दफ्तर या फिर कहें धर्मशाला सा बन गया था। लगभग 10-12 लोग तो मानिए मुस्तकिल तौर पर ही वहां रहते थे। उन लोगों के भोजन की व्यवस्था भी अब्दुल्ला भाई के सर ही जाती थी, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अब सबसे पहले ये काम करना तय पाया गया कि धारा सभा में जो बहस चल रही है उसे तत्काल रोके जाने और किसी निर्णय से पहले हिंदुस्तानियों का पक्ष सुने जाने संबंधी तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भेजा जाए और आनन फानन में ही इस आशय का एक तार सर जॉन रॉबिन्सन को और साथ में दूसरा सेठ अब्दुल्ला के मित्र मिस्टर एस्कम्ब को भेज दिया गया। मिस्टर एस्कम्ब एक बड़े वकील थे और धारा सभा के सदस्य भी। धारा सभा की सदस्यता लेने में उन्हें सेठ अब्दुल्ला के सहयोग से हिंदुस्तानियों का मत हमेशा मिलता रहा था, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानियों से सहानुभूति भी थी। इस तार का जवाब आया कि धारा सभा की चर्चा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। ये जानकर सबको खुशी हुई। अब ये 2 दिन का जो वक्त मिला था, इसमें ही धारा सभा को एक प्रार्थना पत्र जाना था, जिसमें हिंदुस्तानियों की ओर से विस्तार से अपना पक्ष रखा जाना था। सब लोगों ने मिलकर गांधी जी के निर्देशानुसार पत्र तैयार किया और उस पर अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों के दस्तखत कराए और समय से पूर्व ही धारा सभा को भेज दिया गया। ये पत्र अखबारों में भी छपा, लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय रहा। धारा सभा में भी इस पर खूब बहस हुई, लेकिन आखिर में ये बिल हिंदुस्तानियों के खिलाफ ही पास हो गया। परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर हुआ कि हिंदुस्तानियों में जागरूकता का संचार हुआ, उनका एक संगठन बना और उनमें एकजुटता आई। इस लड़ाई को यहीं समाप्त नहीं मान लिया गया। हिंदुस्तानियों के पक्ष को प्रस्तुत करता एक और विस्तृत पत्र तैयार किया गया। उस पर और अधिक हिंदुस्तानियों के दस्तखत लिए गए और उस पत्र को लॉर्ड रिपन को, जो उस समय उपनिवेश मंत्री थे, भेज दिया गया। इसके साथ ही इस पत्र की 1000 प्रतियां छपवाई गईं, जिन्हें लंदन टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सहित अनेक बड़े अखबारों को भेज दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लेकर विलायत तक हर छोटे बड़े नेता तक इस पत्र को भेजा गया था। इस प्रयास को इस कदर शोहरत मिली कि इस पत्र की हर गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लंदन टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने न केवल हिंदुस्तानियों की मांग का समर्थन किया, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो इस पर एक लीडिंग आर्टिकल भी लिखा। अब सबको ये उम्मीद बंध चली थी कि हिंदुस्तानियों के अधिकारों का विरोधी ये बिल अब मंजूर नहीं हो पाएगा। इधर गांधी जी को भी 1 महीना पूरा हो चला था और उधर ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब ये गांधी जी के लिए भी मुमकिन और मुनासिब नहीं था कि वे इस लड़ाई को बीच में छोड़कर वापस हिंदुस्तान चले आएं। हिंदुस्तानी भी उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गांधी जी के आगे फीस का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। अंत में निर्णय ये हुआ कि 20 हिंदुस्तानी व्यापारी मिलकर गांधी जी का 1 वर्ष का रहने खाने का खर्चा उठाएंगे। ये खर्चा भी गांधी जी ने केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकार किया था जितना कि एक अति सामान्य जीवन यापन के लिए आवश्यक था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे यहाँ बैरिस्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे उनके जीवन यापन का इन व्यापारियों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा और हिंदुस्तानी समाज की इज्जत भी बढ़ेगी। इस तरह गांधी जी 1 और वर्ष के लिए नेटॉल में बस गए। श्रोताओं, हिंदुस्तानियों के अधिकारों की इस लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? क्या 1 वर्ष बाद भी गांधी जी वापस हिंदुस्तान आ सके? इन सब बातों को जानने के लिए सुनना न भूलिएगा हमारी अगली कड़ी। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।
मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय है। गांधी जी संजय कुमार, सेठ अब्दुल्ला, सैयद मोहम्मद आदिल और प्रौढ़ हिंदुस्तानी की भूमिका में थे विमल अग्रवाल। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। यह धारावाहिक आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।